Hi guys, this is Manu Mishra, subject matter expert, legal aptitude, legal tutorial. आज हम इस सेशन में दिसंबर मंथ के करंट लीगल नॉलेज को डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली जो भी दिसंबर मंथ में लीगल फील्ड में इवॉल्व हुआ, उस ऑर्डिनेंस, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, हाई कोर्ट के जजमेंट्स और एक्ट या बिल को डिस्कस किया जाएगा. सो हियर द फर्स्ट इशू अबाउट द दिसंबर. So it's a question, what is review petition? So before we jump to कि review petition क्या होता है, हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि हम लोग review petition के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं. So what happened in the month of September, प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट का केस चल रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सूडो कॉग्निजेंस ले लिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा था कि प्रशांत भूषण ने कंटेम्प्ट किया है क्योंकि उन्होंने दो ट्वीट किए थे अबाउट, फर्स्ट ट्वीट इज अबाउट दी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो करंट चीफ जस्टिस है, और उन्होंने सेकंड ट्वीट इज अबाउट दी करप्शन इन अ सुप्रीम कोर्ट, जिन उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे लास्ट के 4 सीजीआईज के ऊपर. सो जब जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में प्रशांत भूषण के ऊपर पेनल्टी लगाई 1 रुपए की. प्रशांत भूषण वो पेनल्टी तो फिल कर दी, बट वो अपने जजमेंट से खुश नहीं थे. उनको लगता था कि उन्होंने उनके जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से. तो इसीलिए उन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल करी अंडर द आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली रिव्यू पिटिशन कहां डिफाइंड है? रिव्यू पिटिशन इज डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 137. सो इन द रिव्यू पिटिशन व्हाट हैपेंड कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया या किसी भी कोर्ट ने जजमेंट दिया उसको रीचेक किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है. रीजन भी, जब भी कोई पर्सन रिव्यू पिटिशन फाइल करता है तो उसको लगता है कि जब जजमेंट डिलीवर हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट एविडेंस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट विटनेसेस को मिस कर दिया, तो जिसकी वजह से देयर इज अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. इसीलिए पर्सन रिव्यू पिटिशन फाइल करता है टू रीचेक द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट. सो इस केस में प्रशांत भूषण ने रिव्यू पिटिशन फाइल करी है. In the 1975, one of the ruling given by the Justice Krishnamurti, उन्होंने ये लिखा भी था कि जब कोई पर्सन रिव्यू पिटिशन फाइल करेगा तो वो उस केस को स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया जाएगा. उस केस को उस जजमेंट से पूछा जाएगा, उस एग्रीड पार्टी से पूछा जाएगा जिसने रिव्यू पिटिशन फाइल करी है कि आपको क्या इशू है इस जजमेंट से, हमने ऐसे क्या फैक्ट्स मिस कर दिए, हमने क्या ऐसे एविडेंस मिस कर दिए, आपको क्यों लगता है कि देयर इज अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. So this is about the review petition. Now we jump on to what is curative petition. So curative petition basically it's not mentioned in the Indian Constitution. ये curative petition का जो concept है वो इवॉल्व हुआ था in a case of Rupa Ashokara versus Ashokara in the year 2002. So अब लोगों के मन में डाउट होगा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिव्यू पिटिशन एंड क्यूरेटिव पिटिशन. तो फर्स्ट डिफरेंस इज अबाउट कि रिव्यू पिटिशन इज मेंशन्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्यूरेटिव पिटिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ था बाय अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. एंड अनदर डिफरेंस कि रिव्यू पिटिशन इज नॉट द लास्ट रेमेडी इन अ कोर्ट, बट क्यूरेटिव पिटिशन इज द लास्ट रेमेडी इन अ कोर्ट. सो अगर कोई केस है तो केस में अगर कोर्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लास्ट रेमेडी क्या होती है? क्यूरेटिव पिटिशन. बट रिव्यू पिटिशन लास्ट रेमेडी नहीं होती. सो इफ यू वांट टू फाइल अ क्यूरेटिव पिटिशन तो आपको रिव्यू पिटिशन पहले फाइल करनी होगी. सो दीज आर द टू मेजर डिफरेंस. सो नाउ वी मूव टू अ सेकंड इशू. सो सेकंड इशू इज अबाउट द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. सो बिफोर वी जंप टू कि क्या इवेंट हुआ, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. सो बेसिकली इन द ईयर 2005 सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक अमेंडमेंट आया और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया. सो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आर दोज पीपल जिनके पास, सो बेसिकली अगर किसी पर्सन को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बनना है तो दो एसेंशियल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन इज कि उनके पास किसी फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट हो. सेकंड कंडीशन इज कि उनके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान के सिटीजन नहीं रहे हो. ठीक है. सो बेसिकली कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर कोई पर्सन बांग्लादेश का सिटीजन है या फिर पाकिस्तान का सिटीजन है तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बन सकता. तो ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आया क्यों? सो बेसिकली देयर आर मेनी इंडियंस जिनका ओरिजिन इंडिया में हुआ बट वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो गए, बट उन्होंने वहां की सिटीजनशिप ले ली, लेकिन वो कहीं ना किसी तरीके से इंडिया से कनेक्टेड रहना चाहते हैं.
और या फिर वो बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया में, या फिर कोई अलग प्रोफेशन या स्टूडेंट रहना चाहते हैं इंडिया में। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि 2005 में आया। सो व्हाट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नाउ वी जंप टू आवर मेन इशू के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड इन द ईयर 2017 एंड 18, कर्नाटका हाईकोर्ट में सिंगल जज बेंच ने जजमेंट दिया था कि कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एज ए स्टूडेंट किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकता है एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। उस जजमेंट के अगेंस्ट कर्नाटका हाईकोर्ट ने रिव्यू किया था, पिटीशन ही डाली थी इन दी कर्नाटका हाईकोर्ट कि ये जजमेंट सही नहीं है। तो अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ दिसंबर वो केस को डील किया गया और कर्नाटका हाईकोर्ट की 3 जज बेंच ने बोला कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एज ए स्टूडेंट अगर किसी इंडिया में प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो वो एज अ नॉर्मल सिटीजन की तरह एडमिशन ले सकता है। सो दिस इज अबाउट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ अब आप लोगों के बीच में डाउट होगा, सर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ कॉमन सिटीजन, अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। So, in the overseas citizen of India and the normal citizen of India, there are 4 differences. So, the first difference is that overseas citizen of India doesn't have right to vote. Second is कि वो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को खरीद नहीं सकते। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को नहीं खरीद सकते। थर्ड वन इज कि वो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग जॉब में, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में काम नहीं कर सकते। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज कि कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या एमएलए नहीं बन सकता। तो बेसिकली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ वी मूव फर्दर टू अ सेकंड इशू। सो द सेकंड इशू इज कि इट्स रिलेटेड टू द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की टसल के बीच में। सो व्हाट हैपेंड, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एक पिटीशन एंटरटेन कर रहा था अबाउट द हेवियस कॉर्पस। So habeas corpus, what is habeas corpus? So meaning of habeas corpus is you may have a body. So इसका मतलब, ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर स्टेट अथॉरिटीज ने आपको कन्फाइन कर रखा है मोर देन 24 आवर्स से ज्यादा, तो आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो इन सुप्रीम कोर्ट और इन हाई कोर्ट अबाउट द रिट ऑफ habeas corpus. So what happened in this case when Andhra Pradesh High Court is entertaining a writ petition about the habeas corpus, तो उन्होंने बोला कि there is a constitutional breakdown in the Andhra Pradesh state. So there should be an emergency, state emergency or precedent rule in the Andhra Pradesh state. But उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंध्र प्रदेश स्टेट से रिक्वेस्ट करी कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में भेजें और ये प्रूव करें कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अगर वो प्रूव करने में फेल होता है तो हम इमरजेंसी लगा देंगे आपके स्टेट में। सो बेसिकली वो प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है और प्रेसिडेंट आपके स्टेट में, आंध्र प्रदेश स्टेट में इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर देगा। बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन बताना ये जुडिशरी का काम नहीं, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और स्टेट में हेड एग्जीक्यूटिव कौन है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है, गवर्नर। सो गवर्नर विल टेल द प्रेसिडेंट कि दैट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट। So this is again the separation of power. Now we have already discussed the emergency. तो हम लोग इमरजेंसी का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इंडिया में कितने टाइप की इमरजेंसीज होती है और किस किस कहां पर किस कॉन्स्टिट्यूशन या किसी एक्ट में इमरजेंसी को मेंशन किया गया। So first we discuss about the state emergency or we also known as president rule. So the state emergency is mentioned under the article 356 of the Indian Constitution. So state emergency को अपन president rule भी बोलते हैं। So what happened? State emergency सिर्फ 2 कंडीशन में लगती है। First condition is constitutional breakdown. So what the meaning of constitutional breakdown? So constitutional breakdown का मतलब कि state authorities या state government constitution में जो fundamental rights दिए हुए हैं public को, individuals को, उनको infringe कर रही है, या फिर बहुत और भी other rights जो भी constitution में mention है उनको भी infringe कर रही है। Not only fundamental rights but other rights also. And the second essential is okay, when there is no majority, when there is a hung assembly in the state, when there is hung assembly in the state, governor will tell the president to implement the emergency in a state. So इसीलिए governor emergency implement नहीं करता, governor will tell the president and president will implement the emergency in a respective state. इसीलिए अपन state emergency को
प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं. सो प्रेसिडेंट रूल or state emergency is mentioned under the article 356 of the Indian Constitution, and the another emergency is mentioned under the article 352, which is known as the national emergency. So नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 बार इंप्लीमेंट हुई है. फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, सेकंड टाइम व्हेन इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, एंड द थर्ड टाइम इंप्लीमेंटेड बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट in the year 1975 to 1977. So basically, before the 44th Amendment, there are two essential conditions जिसमें आप नेशनल इमरजेंसी को इंप्लीमेंट कर सकते हो. So the first essential condition is when there is a war. जब इंडिया एज अ कंट्री, एज अ नेशन किसी दूसरी फॉरेन कंट्री के साथ वॉर कर रहा हो, उस केस में नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट हो जाती है. सेकंड, when there is internal disturbance. So these two essential condition is before the 44th Amendment. So after the 44th Amendment in the Indian Constitution, internal disturbance को as a essential condition को abolish कर दिया, डिलीट कर दिया. अब नेशनल इमरजेंसी सिर्फ एक ही कंडीशन में इंप्लीमेंट हो सकती है, in a war condition, in a war situation. Now, another emergency is mentioned under the Article 360, which is also known as financial emergency. So, financial emergency तब लगती है किसी नेशन में जब वहां की इकोनॉमिक सिचुएशन या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो, और उस इमरजेंसी में इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी को डिडक्ट किया जाता है. रीजन भी क्योंकि इंडिया की फाइनेंशियल सिचुएशन या इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डेट में होती है. सो फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 360, और अभी तक इंडिया में बाय गॉड ग्रेस 0 टाइम इमरजेंसी लगी है. अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी इंप्लीमेंट नहीं हुई है इन इंडिया. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट इशू. So the next issue, it's about the Guwahati High Court. It's a news about Guwahati High Court. So what happened? Under the Constitution, there is sixth schedule. So sixth schedule talks about what? Sixth schedule talks about the other schedule areas. So other schedule areas is basically कुछ tribal areas में Indian government regulate नहीं कर सकती, वहां Indian laws वहां पर implement नहीं हो सकते. तो बेसिकली हम लोग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि 6th शेड्यूल में मेंशन्ड है. सो देयर आर टोटल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, सो बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 स्टेट्स, 3 in Assam, 3 in Meghalaya, 3 in Mizoram, and 1 is in Tripura. So what happened recently? अभी बोडोलैंड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां पर इलेक्शंस हुए थे, और इलेक्शंस होने के बाद एक बेसिकली जैसे इंडियन गवर्नमेंट रूल करती है, जैसे अपन बोलते हैं कि मोदी गवर्नमेंट रूल कर रही है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, वैसे ही वहां पर एक अलग से इलेक्शंस होते हैं इन दैट एरिया, इन द ट्राइबल एरियाज, इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स. अब उनकी पार्टी को क्या बोला जाता है, सॉरी नॉट पार्टी, उनकी गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल. एंड द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. सो व्हाट हैपेंड, अभी बोडोलैंड टेरिटरीज में इलेक्शन हुए ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो there are total 40 members. There is a total of 40 members in the executive council. So recently किसी भी पार्टी को in that election majority नहीं मिली. So जो largest party है, उस largest party which has 17 members, उसको अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बोला है कि आप फ्लोर टेस्ट कंडक्ट कराओ, जिससे जो लार्जेस्ट पार्टी है वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सके. सो इन अ फ्लोर टेस्ट, व्हाट हैपेंड इन द फ्लोर टेस्ट? सो फ्लोर टेस्ट में अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है पार्टीज को या अलायंस को कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकते हैं. तो उसकी भी हायरार्की है. सो व्हेन देयर इज अ फ्लोर टेस्ट, तो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट सबसे पहले किस पार्टी को बुलाएगा? जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई है. सो इन दिस केस जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होके आई है विद 17 मेंबर्स, उसको पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू प्रूव हिज मेजोरिटी, टू प्रूव देयर मेजोरिटी. सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू दी प्री इलेक्शन अलायंस को. जो दो पार्टी जिन्होंने इलेक्शन के पहले, वोटिंग के पहले अलायंस कर लिया था, उनको सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एंड द थर्ड अपॉर्चुनिटी विल गोज टू दी पोस्ट इलेक्शन अलायंस. सो बेसिकली आफ्टर द इलेक्शन, आफ्टर द रिजल्ट, जिन पार्टी ने अलायंस किया उन पार्टीज को थर्ड नंबर पे रखा जाएगा टू प्रूव द मेजोरिटी इन द हाउस. नाउ वी मूव फर्दर. So it's about the Kerala. So in the state of Kerala, वहां पर भी केरला के गवर्नर और जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में टसल चल रहा है. So before
we jump to what the tussle, what the reason is. So हम लोग थोड़ा constitutional background discuss कर लेते हैं. So under the Indian Constitution, there is Article 174 which talks about कि गवर्नर, स्टेट का गवर्नर कभी भी समन कर सकता है हाउस को, प्रोरोग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है हाउस को एट एनी टाइम एट एनी प्लेस. एंड अंडर द आर्टिकल 163 टॉक्स अबाउट कि गवर्नर को अगर कुछ भी एक्ट करना है तो ही विल एक्ट विथ एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एंड देयर इज another case of Supreme Court in the year 2016. The name of the case is Nambia Rabia case. In this case, the Supreme Court stated that कि अगर गवर्नर कभी भी समन करता है हाउस को या प्रोरोग करता है हाउस को या डिसॉल्व करता है हाउस को, so he will dissolve, summon or prorogue the house in only by aid and advice given by the council of minister. सिर्फ एक कंडीशन है जहां पर गवर्नर इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है, अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है. सो अगर गवर्नर बाय हिज ओपिनियन या बाय हर ओपिनियन उसको लगता है कि गवर्नर जो अभी गवर्नमेंट रूल कर रही है वो मेजॉरिटी में नहीं है, तो फिर इंडिपेंडेंटली वो समन, प्रोरोग या डिसॉल्व कर सकता है हाउस को. सो व्हाट द मीनिंग ऑफ समन? सो समन मींस व्हेन द हाउस इज नॉट इन सेशन, हाउस को सेशन में बुलाना, उसको बोलते हैं समन. प्रोरोग मींस फॉर दैट सेशन, फॉर दैट रिस्पेक्टिव सेशन हाउस को एंड कर देना. एंड टू डिसॉल्व, सो बेसिकली जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं, व्हेन देयर इज हंग असेंबली, तब वहां के हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाता है. ओके, सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केम इन इंडिया, तब केरला के चीफ मिनिस्टर ने एक एप्लीकेशन लिखी टू दी केरला के गवर्नर को, आरिफ मोहम्मद खान, कि आप एक स्पेशल असेंबली स्टार्ट करवाओ टू, क्योंकि उनके असेंबली में उन्होंने गवर्नमेंट को बेसिकली सीए के अगेंस्ट सीए लॉ को रिपील करना था. बट गवर्नर, बस केरला के जो गवर्नर थे उन्होंने समन करने से मना कर दिया कि मैं समन नहीं करूंगा. अगर अपन 163 आर्टिकल 163 और नाम्बिया रेबिया केस के अकॉर्डिंग देखें तो गवर्नर की ड्यूटी बनती है कि अगर उसको चीफ मिनिस्टर ने बोला है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला है तो उनको हाउस समन करना पड़ेगा. सो आरिफ मोहम्मद खान उस समय फेल हो गए. सो दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट. सो सेकंड इंसिडेंट भी हुआ जब 3 फार्म लॉज आए, तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एप्लीकेशन लिखी टू द केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान टू समन द हाउस, क्योंकि उनको 3 फार्म लॉज को रिपील करना था. तो केरला के गवर्नर ने यहां पर भी उस बात को नहीं माना और समन करने से मना कर दिया. सो इट्स अबाउट कि कैसे देयर इज अ ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म का ब्रीच हो रहा है यहां पर. इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल कंट्री बोला जाता है. सो यहां फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को नहीं माना जा रहा. सो अगर ऐसे स्टेट के गवर्नर्स ऐसी गलतियां करते रहे तो इंडिया के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को बहुत नुकसान पहुंचेगा. लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को भी बहुत हार्म पहुंचेगा. Okay, now we move to our next issue. It's about the anti-cow slaughter bill, which now become ordinance, which were now implemented as an ordinance in the state of Karnataka. So what happened? Recently, Karnataka में अभी ordinance issue हो गया है by Karnataka governor, and the ordinance is about the anti-cow slaughter. So what happened? कि सबसे पहले ordinance में उन्होंने cattle की definition को expand किया. उन्होंने कैटल की डेफिनेशन में काउ, काफ और बिफेलो बिलो द एज ऑफ 13 को इंक्लूड किया गया और बोला गया कि अगर कोई भी काउ को स्लॉटर करते हुए पकड़ा गया तो वो ऑफेंस कैसा होगा? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. एंड इम्प्रिजनमेंट, अगर वो पकड़ा गया तो इम्प्रिजनमेंट, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years. और पेनल्टी, फर्स्ट टाइम कोई काउ स्लॉटर करते हुए पकड़ा गया तो फर्स्ट टाइम पेनल्टी कितनी? 50,000 rupees. Second time 5 lakh rupees, and subsequent after the second incident, after the second case, उसके ऊपर 10 lakh rupees की पेनल्टी लगेगी. So इस केस में कर्नाटका ने जो अभी ऑर्डिनेंस इशू किया, इसमें सिर्फ काउ के मीट को बैन किया है, ना कि पूरे बीफ कैटेगरी के मीट को बैन किया. So आप बफेलो का मीट बेचो, इट्स गुड, बट आप काउ को स्लॉटर नहीं कर सकते. सो इट्स बिल में, इस ऑर्डिनेंस में बेसिकली पूरा एक्सप्लेन किया गया कि बीफ क्या होता है और कैटल की डेफिनेशन कहां तक एक्सपेंड करी गई. नाउ वी मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट इशू.
So the next issue is about the Madhya Pradesh anti-conversion law. So what happened in the state of Madhya Pradesh? अभी एक नया लॉ आया, मध्य प्रदेश नया ऑर्डिनेंस आया, नॉट लॉ, अभी भी ये बिल एज ऑर्डिनेंस की तरह इंप्लीमेंट हुआ। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है उन्होंने एज ऑर्डिनेंस की तरह इंप्लीमेंट किया, और उस ऑर्डिनेंस का नाम क्या है? मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। सो इस ऑर्डिनेंस में डिस्कस किया गया कि अगर कोई पर्सन बाय अ फ्रॉड, बाय अ कोहजन, या बाय अ मिसरिप्रेजेंटेशन, या बाय अ अलरमेंट, और बाय अ मैरिज। सो बाय अ मैरिज का मतलब कि अगर आपका मैरिज करने का सोल पर्पस सिर्फ कन्वर्जन है, तो जो कन्वर्जन है वो वॉइड हो जाएगा और वो ऑफेंस भी कहलाएगा, और वो ऑफेंस कैसा होगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, एंड इम्प्रिजन किया जाएगा उस ऑफेंस उस ऑफेंडर को अप टू 10 years, and fine will be up to 1 lakh rupees. So this is the Madhya Pradesh anti-conversion ordinance, जिसको पूरा नाम है मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020. Now we move further to our last news. So it's about तबलीगी जमात. जब कोविड स्टार्ट हुआ था, जब कोरोना वायरस के केसेस स्टार्ट हो गए थे दिल्ली में, तो बहुत सारे लोगों ने एक्यूजेशन लगाया था अबाउट दी तबलीगी जमात, जो फेस्टिवल होता है ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है, उनका रिलीजियस फेस्टिवल है, एक कम्युनिटी का, एक मुस्लिम कम्युनिटी का। सो व्हाट हैपेंड, उन 36 फॉरेनर्स को अरेस्ट कर लिया गया था बाय द पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस अथॉरिटीज, दिल्ली पुलिस अथॉरिटीज। अभी रिसेंटली उनको एक्विट कर दिया गया, रीजन बीइंग कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना वायरस नहीं स्प्रेड हुआ, क्योंकि उनके ऊपर एक्यूजेशन थे कि इन्होंने ही कोरोना वायरस को स्प्रेड किया है। सो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में केस गया, मौलाना अल हदरमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें बोला गया, उस केस में बोला गया कि जो 36 फॉरेनर्स हैं ऑफ द तबलीगी जमात, उनको अपने घर वापस भेजा जाए, और जो टिकट का पैसा है, जो ट्रेवलिंग का पैसा है, वो कौन देगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी टू दी 36 फॉरेनर्स। सो दिस इज दी मंथली राउंड ऑफ करंट लीगल नॉलेज ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर। हम लोग फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम लोग क्विज करेंगे, बैटल ऑफ ब्रेन्स करेंगे ऑन द दिसंबर के करंट लीगल नॉलेज पर। सो बाय बाय गाइस, हैव फन।